लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फेजर डायग्राम। आज हम लोग फेजर का ही कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। चलो लिखो, टू पार्टिकल्स 1 and 2, टू पार्टिकल्स 1 and 2 having time period capital T, having time period capital T, two particles 1 and 2 having time period capital T and amplitude A, and amplitude A are initially moving as shown, are initially moving as shown, are initially moving as shown. Find the time after which, find the time after which they will meet, find the time after which they will meet for the first time, find the time after which they will meet for the first time. दोनों का टाइम पीरियड क्या है? T है, सेम टाइम पीरियड है, ठीक है। एंड एम्पलीट्यूड भी दोनों का सेम है। दोनों के इनिशियल पॉइंट्स तुम्हें दे रखे हैं, यहां से 1 वाला इधर जा रहा है, 2 वाला भी इधर जा रहा है। क्लियर? चलो करके बताओ। चलो देखिए क्या। चल पहले तो बेटा इसका बनाते हैं फेजर। चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं बेटा। पेन बंद, सबको इधर देख। पहले तो बनाते हैं इसका फेजर। तो यहां पे देख, यहां पे देखे तो बेटा पहले तो बताओ दोनों पार्टिकल्स किधर जा रहे हैं, आगे या पीछे? दोनों आगे जा रहे हैं। तो क्या तुझे समझ में आ रहा है? फेजर में दोनों के जो रॉड होंगे वो ऊपर होगा। वो कहां होगा? ऊपर होगा, ठीक है। तो बेटा 1 वाले का रॉड ऊपर में होगा, यहां पे होगा 1, ठीक है। 2 वाले का रॉड यहां पे होगा, ये होगा 2 वाले का रॉड। क्लियर है? तो 1 वाले का रॉड और 2 वाले का रॉड हमारे पास आ गया है। अब मुझे बता, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है एंड इसका क्या बोला है? दिस इज a/2। तो मुझे बता दे ये एंगल θ1 कितना होगा? क्या मैं सॉल्व करके बताऊं? a cos θ1 a/2 है, तो क्या तुम्हें दिख रहा है θ1 कितना आ रहा है? θ1 दिस इज 60 डिग्री। तो बेटा अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। अच्छा ये लेंथ कितना है बेटा? √3 a/2। तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो यहां पे 1 और 2 के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। ध्यान सुनो, एंड दोनों के बीच का ये एंगल हमेशा सेम रहेगा। कौन बता सकता है क्यों? दोनों के बीच का एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। हाँ बोल। सेम टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड सेम है। और टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/। तो अगर टाइम पीरियड सेम है तो दोनों का ओमेगा सेम है, मतलब दोनों रॉड साथ साथ घूम रहे हैं ओमेगा। तो दोनों के बीच का एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। दोनों के बीच का जो एंगल है वो अभी 90 है, थोड़ी देर बाद भी 90 होगा, 1 घंटे बाद भी 90 रहेगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है, 90 रहेगा। अब बताओ किस किस को चमका कि दोनों कब मीट करेंगे? ये इनिशियल है, दिस इज द इनिशियल। अरे हमें रॉड का मीटिंग नहीं देखना, हमें यहां पे पॉइंट्स का मीटिंग देखना है। एमनी क्या होता है? अबे यहाँ एमनी कुछ नहीं होता, हर एक के पीछे लॉजिक होता है। एमनी बताओ भाई, बोलो भाई, कब दोनों मीट करेंगे? दोनों पार्टिकल्स फेजर में कब, मतलब एसएचएम में कब मीट करेंगे? बोलो। देखो ये जो बोल रही है एमनी, ठीक है, बोल तो सही रही है पर वो समझा नहीं पा रही है, ठीक है। तो यहां पे देख, बेसिकली ये होगा 1 घूमते घूमते यहां आ जाएगा, 2 घूमते घूमते यहां आ जाएगा, दोनों वर्टिकली सेम लाइन में होगा।
ध्यान सुनो, दोनों वर्टिकली तभी तो मीट करेगा। ध्यान से देख, 1 का शैडो यहां पर, 2 का शैडो भी वहीं पर, तभी दोनों मीट करेंगे। तो बेसिकली मीट करने का कंडीशन है दोनों वर्टिकली सेम लाइन पे होना चाहिए, सेम लाइन पे होना। अब मुझे एक बात बता, दोनों के बीच का एंगल तो 90 है, तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि भाई ये एंगल और ये एंगल सेम होगा? तो दिस विल बी 45 डिग्री एंड दिस विल बी 45 डिग्री। अब मुझे बता 1 का इनिशियल पोजीशन कौन सा था? ये था 1 का इनिशियल पोजीशन, यहां पे 1 था इनिशियली एंड ये उसका फाइनल पोजीशन है। ये एंगल कितना है भाई? 30 डिग्री। ये एंगल कितना है? ओके ठीक है। तो इनिशियल से फाइनल में आने तक, इनिशियल से फाइनल में आने तक 1 ने कितना एंगल घुमा है? क्या 1 ने जितने टाइम में 75 डिग्री घुमा है उतने टाइम बाद दोनों मीट करेंगे? उतने टाइम बाद दोनों मीट करेंगे। तो टाइम ऑफ मीटिंग अगर बोलू t, दैट विल बी इक्वल्स टू 75 बाई 360 इंटू टी। तो t विल बी इक्वल्स टू 15 से काटो 5t बाई 24, इतने टाइम बाद दोनों मीट करेंगे। तो बेटा कंडीशन क्या है, नोट करके क्या लिखना है तुम्हें? बोथ द पार्टिकल्स विल मीट इफ इन फेजर द टिप ऑफ द रॉड्स आर वर्टिकली ऑन द सेम लाइन। टिप ऑफ द रॉड्स आर वर्टिकली ऑन द, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, जल्दी से नोट डाउन करो। ओके बेटा, both the particles will meet when the tip of the rods, both the particles will meet when the tip of the rods are vertically on the same line, are vertically on the same line, vertically on the same line। अच्छा, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन अब सबको ही सही करके बता देना। दिस इज -a, दिस इज o, दिस इज ए। पार्टिकल नंबर 1 एक्सट्रीम पोजीशन पर है, पार्टिकल नंबर 2 यहां पर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ a/2 इधर जा रहा है, पार्टिकल 2 इधर जा रहा है, पार्टिकल 1 एक्सट्रीम पर है। अच्छा एक बात होता, पार्टिकल 1 एक्सट्रीम पर है इसका मतलब इसके बाद थोड़े इधर आएगा, तो वापस ही जाएगा ना, एक्सट्रीम पर है, ठीक है। इसीलिए पार्टिकल 1 का मैंने डायरेक्शन नहीं बताया, क्योंकि एक्सट्रीम पे उसका वेलोसिटी 0 है। आया समझ? क्लियर है? लिखो, बोथ द पार्टिकल्स हैव टाइम पीरियड कैपिटल T एंड एम्पलीट्यूड A, both the particles have time period capital T and amplitude A. Find the time after which both the particles will meet for the first time. Both the particles will meet for the first time, and also find the distance from the mean position, where the particles will meet for the first time. Also find the distance from the mean position where the particles will meet for the first time. तो बेटा एकदम प्रॉपरली फेजर डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व करो इसको। चलो बेटा इधर करे सॉल्व। चल देख कितनों का आ गया है, आंसर है T/6। बताओ ईमानदारी से कितनों का आया है? अच्छा चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, बस तुझे फेजर ड्रॉ करना आना चाहिए बेटा। मुझे बता पार्टिकल नंबर 1 कहां पर है? वो तो एक्सट्रीम पर है, तो पार्टिकल नंबर 1 वाला रॉड तो ऐसे होगा एक्सट्रीम पर, राइट? दिस इज पार्टिकल 1, मैं इनिशियल ड्रॉ कर रहा हूं। एंड पार्टिकल नंबर 2 कहां पर है? इस जगह पे। दिस इज पार्टिकल नंबर 2 इनिशियली। तो मुझे बता ये जो लेंथ है दिस इज a एंड दिस लेंथ इज
a/2, तो ये एंगल कितना होगा? क्या तुझे दिख रहा है? दिस एंगल इज 60 डिग्री। a cos थीटा बराबर a/2, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। मैं लिख नहीं रहा, तुम्हें दिख रहा होगा। तो बेटा ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। कोई डाउट नहीं है? तो बेटा 1 और 2 के बीच में एंगल हमेशा कितना है? 120 डिग्री। दिख रहा है क्या? एकदम ओके। तो बेटा दोनों के बीच में हमेशा एंगल 120 होगा। तो हमसे बोला है कि भाई कब दोनों मीट करेंगे? दोनों मीट तब करेंगे, देखो दोनों ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है? तो ऐसे जाते जाते ऐसे कहीं मीट करेंगे, करेंगे ना भाई? तो ऐसे कहीं मीट करेंगे, तो मेरे हिसाब से तो बेटा 1 यहां पर होगा एंड 2 यहां पर होगा। दोनों वर्टिकली सेम लाइन पे होंगे एंड दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120। तो ये एंगल कितना? ये एंगल कितना? 60 डिग्री। ये 2 यहां पे पहुंच गया। अब 2 का इनिशियल पोजीशन देखो, 2 को देख, तू 1 को भी देख सकता है। चल 1 को देख ले। 1 का इनिशियल पोजीशन यहां पे था। दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ 1, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ 1। 1 कितना एंगल घूमा? 60 डिग्री घुमा है। तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम हमारा लगेगा मीट करने में t, दैट इज इक्वल टू 60/360 इंटू t, और t विल बी इक्वल टू t/6। कोई डाउट नहीं है? अच्छा एक बात बता, यहां से क्या तुझे दिख रहा है कि कितने दूरी पर मीट करेंगे? अरे भाई एक्चुअल में ये थोड़ी हो रहा है। एक्चुअल में वो क्या रहा है? नीचे एसएचएम कर रहे हैं दोनों। तो नीचे जब एसएचएम कर रहा है तो 1 और 2 दोनों यहीं पर है। दिस इज आवर -a, दिस इज 0 एंड ये 60 है, ये 60 है, दिस इज a। व्हाट विल बी दिस लेंथ? इसको मान लेते हैं x। तो बेटा x विल बी इक्वल टू a cos 60 और x इज a/2 एंड दिस इज आवर x। तो कितने दूरी पे मीट करेगा? a/2 टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ मीन पोजीशन। तो यहां पे a/2 टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ मीन पोजीशन। दिस इज द आंसर। ये सेकेंड पार्ट का है, दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट। कोई डाउट नहीं है ना? बेटा एक बार जल्दी से नोट डाउन करो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, in the previous question find out the time after which both the particles will be at maximum separation. Both the particles will be at maximum separation from each other. Maximum separation from each other. And also find the maximum separation. तो बेटा सेम क्वेश्चन हमारा सेम है। हाँ, फर्स्ट टाइम they will be at maximum separation from each other. Point 1 and this is our point 2 जो कि इधर जा रहा है। This distance is a/2. इसी में तुझे बताना है कि कितने टाइम बाद वो दोनों पहली बार एक दूसरे से मैक्सिमम सेपरेशन पे आएगा एंड वो मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा। क्लियर है? चलो बताओ करके, सॉल्व करके बताओ। 1 सेकंड हो गया बेटा। चलो मैं तब तक इसके डायग्राम्स बनाता हूँ, ट्राई करो। ओके, √3 है। आ गया क्या? चल यहां पे देख,
यहां पे इनिशियल पोजीशन ध्यान से देखो बेटा, ये इसका 2 का इनिशियल पोजीशन है एंड ये बेटा 1 का इनिशियल पोजीशन है। कोई डाउट? 2 का इनिशियल पोजीशन, 1 का इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब मुझे एक चीज बता, मैक्सिमम सेपरेशन पे कब होगा? हो सकता है किसी किसी को चमक गया होगा, हाँ सर इस वजह से मैक्सिमम सेपरेशन पे होगा। बताओ कब होगा? जब वो हॉरिजॉन्टली सेम लाइन पे होगा। जब वो हॉरिजॉन्टली सेम लाइन पे होगा, मतलब देख 1 ऐसे 2 ऐसे ऐसे घूमते घूमते दोनों हॉरिजॉन्टली पहली बार सेम लाइन पे किस बोल सकते हो हेमिस्फेयर में होगा? ऊपर की नीचे? ऊपर वाले में होगा। तो क्या तुझे दिख रहा है 1 घूमते घूमते यहां आ जाएगा, 1 घूमते घूमते यहां आ जाएगा, दिस विल बी द 1, ये इसका फाइनल पोजीशन है। एंड 2 घूमते घूमते यहां आ जाएगा, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ 2। एंड दोनों के बीच का पहले एंगल कितना था? अभी भी कितना होगा? एंड दोनों हॉरिजॉन्टली मैं बोल रहा हूं सेम लाइन पे होना चाहिए, मतलब ये 60 डिग्री होगा, ये भी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब बताओ जितने भी बोल रहे थे कि ऐसा होगा, लॉजिक बताओ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि क्यों होगा? क्यों इससे पहले मैक्सिमम सेपरेशन में नहीं होगा, इसके बाद क्यों नहीं होगा? कौन बता सकता है इसके पीछे? हाँ शैडो देखेंगे तो हमें कैसे पता कि वही मैक्सिमम सेपरेशन पे है? उनके शैडो इससे ज्यादा दूरी पे नहीं जा सकते। नहीं नहीं, कैसे कैसे बोल सकते हैं कि भाई मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा होगा? चल नहीं, मतलब लॉजिक समझो ध्यान से। यहां पे समझ 2 बेटा, बातें नहीं। 2 इससे पहले सपोज यहां पे है 2 एंड इसके बाद यहां एंड 1 यहां पर है इनिशियली, मतलब इससे पहले अगर बात करें। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चल मुझे एक बात बता, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू रूट अंडर। कोई डाउट? ये वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला होता है, राइट? अगर मैं बोलूं कि x को मैं बढ़ा रहा हूं, x को बढ़ा रहा हूं तो वेलोसिटी, एंड x को घटाऊंगा तो वेलोसिटी, ऑब्वियस बात है। जितना मीन पोजीशन से दूर जाएगा उतना x बढ़ेगा, उतना वेलोसिटी घटेगा। जितना मीन पोजीशन के पास होगा उतना वेलोसिटी बढ़ेगा। आई बात समझ? एंड मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होगा मैक्सिमम, x का वैल्यू 0, a ओमेगा। मुझे एक चीज बता, अब इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट से जस्ट पहले 2 का और 1 में से, 2 और 1 में से किसका वेलोसिटी ज्यादा है? मतलब कौन मीन पोजीशन से ज्यादा दूरी पर है? 2 मीन पोजीशन से ज्यादा दूरी पर है। तो क्या तुम्हें दिख रहा है 2 का जो वेलोसिटी है v2 एंड 1 का जो वेलोसिटी है v1, क्योंकि ऊपर है तो दोनों आगे होगा, ऊपर है तो दोनों। मुझे बता v2 और v1 में कौन ज्यादा है? v1, क्योंकि वो मीन पोजीशन के पास है, मीन पोजीशन के, तो 1 का वेलोसिटी ज्यादा। ठीक है भाई, ठीक है। क्या इसमें कोई डाउट? देख लो बेटा, कोई डाउट? ओके। अच्छा इस पॉइंट के बाद देखते हैं, इस पॉइंट के बाद 2 यहां पे पहुंच गया, 1 यहां पे पहुंच गया। मुझे बता इस पॉइंट के बाद अब मीन पोजीशन के पास कौन है? 2, क्योंकि इस येलो वाले में दोनों मीन पोजीशन से इक्वल दूरी पे था। अब 2 का वेलोसिटी ज्यादा, 1 का वेलोसिटी। अब ध्यान सुन, पहले 1 का ज्यादा था, 2 का कम था, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 का, सामने वाला गाड़ी है, गाड़ी सामने वाले गाड़ी का ज्यादा, पीछे वाले का कम, डिस्टेंस। बाद में 2 का ज्यादा हो गया, 1 का कम हो गया, अब डिस्टेंस तो पहले बढ़ रहा था अब घट रहा है, तो उस पॉइंट पे डिस्टेंस, येलो पॉइंट पे डिस्टेंस पहले बढ़ रहा था बाद में, तो उसी पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। क्या तुम्हें यह बात समझ में आया? तो मैक्सिमम तब होगा जब दोनों मीन पोजीशन से सेम दूरी पर होगा, इधर एंड इधर। एंड वो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा वो निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। यहां पे मुझे बता टाइम निकालने के लिए, अच्छा
टाइम निकालने के लिए 1 ने इस वाले पॉइंट, ये दिस इज 60, ये 1 का इनिशियल है, ये 1 का फाइनल है। येलो वाले को देखो, ब्लू और इसको पिंक को भूल जाओ। 1 को देख, 1 ने कितना एंगल घूमा यहां से यहां पहुंचने में? 150 डिग्री घूमा। तो बेटा हमें जो टाइम लगेगा 1 को यहां से यहां पहुंचने में, या फिर दोनों के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन होने में, दैट इज 150 बाई 360 इंटू टी, और दिस इज 5t बाई 12। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अच्छा, दोनों के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन भी निकाल लेते हैं। देखो यहां पे देख, दिस इज ए, ये ए है, ये एंगल कितना 30 डिग्री, इसका लेंथ मैंने मान लिया x, तो बेटा ये लेंथ भी कितना होगा x, एंड ये x कितना हो जाएगा a cos 30 और x इज √3a/2। अरे भाई ये है रॉड, ये 60 है, तो ये एंगल कितना होगा a cos 30 विल बी x, एंड दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है 2x। डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज, यहां पे है हमारा 2, यहां पे है हमारा 1, फाइनली 1 यहां पर है, 2 यहां पर है। तो मुझे बताओ दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? मैक्सिमम डिस्टेंस d इज 2x, एंड दिस d विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू √3a/2। 2 से 2 कट गया तो डिस्टेंस √3a आ गया। जल्दी बताओ, कोई डाउट? तो बेटा जब तुम नोट करोगे ना, तो ये पिंक और ब्लू वाले को ड्रॉ मत कर, ये समझाने के लिए। नोट करके क्या लिखना है? when the tip of the two rods are horizontally in same line, they will be at maximum separation। क्लियर है? नोट डाउन करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मुझे एक चीज बता, क्या तुझे नॉर्मल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड पता है? लास्ट क्लास में भी बताता है, ये k होता है, ये m होता है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई रूट अंडर m/k। फिक्स प्रोसेस है। पहले इसको थोड़ा x डिस्प्लेस करेंगे, x डिस्प्लेस करके क्या निकालेंगे? इस पे फोर्स निकालेंगे। फोर्स से क्या निकालेंगे? इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में x के साथ जो पूरा टर्म है दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर, दैट विल बी टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई बाई ओमेगा। कोई डाउट नहीं है? बस इसको अभी के लिए याद रखो, मतलब याद तो रखना ही है तुम्हें, हर क्वेश्चन में काम आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका यूज है, ठीक? लिख, अ ब्लॉक ऑफ मास m, अ ब्लॉक ऑफ मास m is given a velocity v, is given a velocity v equals to a omega, given a velocity v equals to a omega from its mean position, from its mean position. There is a wall, there is a wall at a distance a/2 from the mean position. There is a wall at a distance a/2 from the mean position, which has coefficient of restitution, which has coefficient of restitution E equals to 1, which has coefficient of restitution E equals to 1. Find the time period of oscillation of the block. Find the time period of oscillation of the block. Find the time period of oscillation of the block. अच्छा, इसको हमने वेलोसिटी कितना दिया है a ओमेगा। तो मुझे एक चीज बता, इसका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? फिर a ओमेगा का अगर वेलोसिटी दोगे तो एम्पलीट्यूड a होगा। इस ब्लॉक का एम्पलीट्यूड क्या होगा हमारा
एम्पलीट्यूड तो बेटा ए होगा, मतलब अगर इधर से इधर देखेगा तो कितने दूरी तक जाएगा, एक ही दूरी तक। आगे भी कितने दूरी तक जाएगा, एक ही दूरी तक जाना चाहिए, बट वॉल रख दिया है कितने दूरी पर, a/2 की दूरी पर, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, मतलब कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। तुझे बताना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर, करके बताओ। चलो सॉल्व करें, सॉल्व करें। देख क्वेश्चन मैंने पहले बोला है, अगर क्वेश्चन फेजर का होगा, प्रॉब्लम क्या होगा कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन फेजर का है। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा फेजर से, बट तुझे क्या है, समझ में नहीं आएगा कि भाई ये फेजर का क्वेश्चन है। मैं बार बार बता रहा हूँ, फेजर का जब भी क्वेश्चन होगा मैं तुम्हें बताऊंगा कि देखो गधे बच्चे, फिर तुम्हें समझ नहीं आया क्वेश्चन फेजर का है। ठीक है, बहुत बार आएगा, 12th में भी आएगा फेजर का यूज। जहां पर भी टाइम पीरियड है थोड़ा सा अक्ल लगा लेना कि हो सकता है इसमें फेजर लगे, क्योंकि क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि भाई फेजर लगाओ। ठीक है, उसके लिए मैं बोल रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा दिमाग लगाना, टाइम पीरियड पूछे, हो सकता है कि इसमें फेजर लगे। चल यहां पे देखते हैं, यहां पे देखते हैं बेटा, इसका फेजर ड्रॉ करते हैं। देखो यहां पे बेसिकली एक वॉल है, कितने दूरी पर, a/2 की दूरी पर, कितने दूरी पर, a/2 की दूरी पर बेटा एक वॉल है। अच्छा चलो काम करते हैं, इसको पहले देखते हैं कि इधर गया, इधर आया, तो फेजर में वो यहां से यहां आया, पीछे गया, आगे वाला देखेंगे भाई, आगे जाके पीछे भी तो आएगा, तो पीछे गया ए, आगे आया ए, मतलब ये वाला पार्ट उसने ट्रैवल किया, फिर आगे जाएगा कितना, a/2, एंड जैसे ही यहां पे टकराएगा बेटा, कोलिजन कैसा है, इलास्टिक, कोलिजन इलास्टिक है, मतलब अगर उसका वेलोसिटी यहां पे v1 होगा ना, टकराने के तुरंत बाद पीछे की तरफ v1 होगा, तुरंत बाद पीछे की तरफ, इसका मतलब, इसका मतलब इस पॉइंट से फेजर में वो डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ जाएगा, वेलोसिटी पलट जाएगा, दूरी सेम है। देख वेलोसिटी डिपेंड ऑन x, तो जैसे ही वेलोसिटी तुरंत पलट गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब रॉड ऊपर से किधर आ गया, तुरंत नीचे आ गया। क्या ये चमका, नहीं चमका, नहीं यार सर, अरे जल्दी बोलो। इधर देख, इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी आगे है, एंड वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इंटू रूट अंडर a² माइनस x², क्योंकि हमारा दूरी x, तो x कितना है यहां पे, a/2 फिक्स्ड है। अब a/2 पे वेलोसिटी प्लस माइनस होगा, एक बार आगे की तरफ, एक बार पीछे की तरफ, है ना। इस पॉइंट पे वेलोसिटी आगे भी होगा, वेलोसिटी, अब यहां पे वेलोसिटी जैसे ही वॉल से टकराएगा, टकराने से पहले वेलोसिटी v1, टकराने के तुरंत बाद वेलोसिटी ऑपोजिट में v1, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, तो कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक, तो जितने वेलोसिटी से टकराएगा उतनी ही वेलोसिटी से वापस, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। क्या तुझे ये बात समझ में आ रहा है? एंड अगर उसका वेलोसिटी ऑपोजिट हो गया तो फेजर में अगर आगे की तरफ वेलोसिटी होता है तो वो ऊपर वाले साइड होता है, और पीछे की तरफ वेलोसिटी होता है तो अब ऊपर से डायरेक्ट किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये वाला पार्ट वो नहीं घूमेगा, ये वाला पार्ट वो, तो बेटा ये a है, दिस इज a/2। मुझे जल्दी से देख के बताओ ये एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री। ये मुझे एक बात बता, कितना एंगल नहीं घूमा, 120 डिग्री नहीं घूमा। तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि भाई जो हमारा एंगल एक्चुअल में घूम रहा है, जितने टाइम बाद वो अपना ऑसिलेशन रिपीट कर रहा है, यहां से यहां कितने टाइम बाद ऑसिलेशन रिपीट कर रहा है, उसके लिए एंगल कितना घूम रहा है, राइट। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा ना, टाइम पीरियड t डैश लिख लेता हूं, दैट विल बी
240 बाई 360 इंटू एक्चुअल टाइम पीरियड। एक्चुअल टाइम पीरियड कब होगा? जब वो 360 डिग्री घूमेगा। एक्चुअल जो 2 पाई रूट अंडर एम/k होता है वो कब होगा? जब वो फेजर में 360 डिग्री घूमेगा। बट वो फेजर का कितना पार्ट घूम रहा है 360 डिग्री में से? तो टी डैश विल बी 240 बाई 360 इंटू 2 पाई रूट अंडर m/k, और ये कट के 2 3 आ जाएगा, तो टी डैश बराबर 4 पाई बाई 3 इंटू रूट अंडर m/k। दिस विल बी द टाइम पीरियड। तो बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, फेजर का क्वेश्चन समझने में मुश्किल होता है कि क्वेश्चन फेजर का आया समझ? तो अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। स्टार मार्क कर लेना, इसको नोट डाउन करो बेटा। शांत, लिख लिया क्या? नेक्स्ट लिखो, हेडिंग दो बेटा। इधर ध्यान से, एनर्जी ऑफ एसएचएम लिखो। एनर्जी ऑफ एसएचएम, ध्यान देना, एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो बेटा एसएचएम देख, एक हम लोग टाइप ऑफ एसएचएम को देख लेते हैं, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। यहां पे स्प्रिंग लगाते हैं, यहां पे ब्लॉक है, मास m का, स्प्रिंग कांस्टेंट है k। अब ये जब x दूरी पे जाएगा बेटा, मुझे बता, जब x दूरी पे जाएगा उसका वेलोसिटी देख, वेलोसिटी इधर भी होगा इधर भी होगा, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। एंड जब वो x दूरी पे जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मुझे बता इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ m v स्क्वायर, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये काइनेटिक एनर्जी होगा? एंड जब ये ब्लॉक x दूरी पे जाएगा तो मुझे बता, ये ब्लॉक क्या हमारा स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगा? कितना एलोंगेट हो गया है? x एलोंगेट हो गया है। एंड क्योंकि स्प्रिंग एलोंगेट हुआ है तो उसके अंदर स्टोर हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में क्या स्टोर हुआ है? तो क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी, और वो एसएचएम का ही है, एनर्जी भी कहां पर है? एसएचएम का ही एनर्जी है, वो एसएचएम ही तो कर रहा है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी एंड स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी वो पूरा सिस्टम का ही है, कोई डाउट नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के ओके। अब यहां पे ध्यान से देखना, एक और चीज हमने देखा था कि भाई हमारा के बाई एम था ओमेगा स्क्वायर, राइट? के बाई एम एस ओमेगा स्क्वायर। तो के को क्या लिख सकते हो? एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से मैं पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकता हूं? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसी पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूं? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है? ठीक, अब यहां पे आ जाते हैं। मुझे बता काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना होगा? व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? एक्स का वैल्यू मीन पोजीशन, तो दैट इज हाफ एम ओके। अच्छा बता पोटेंशियल एनर्जी मैक्स क्या होगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स का वैल्यू ए होगा। कोई डाउट नहीं? अब आ जाते हैं बेटा टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो टोटल एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी विच इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अरे एक्स दूरी पे निकालेंगे ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताइए ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास टोटल एनर्जी क्या निकल के आया? टोटल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एंड अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वो एक्स पे डिपेंड,
ऑब्वियसली बात है टोटल एनर्जी सिस्टम का कंजर्व्ड है, वो पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल हो रहा है। अच्छा मीन पोजीशन पे ये कहां पे होगा? दिस विल बी एट मीन पोजीशन एंड दिस विल बी एट एक्सट्रीम पोजीशन। ईपी मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। ध्यान दो, अब मीन पोजीशन पे सारा का सारा देख, टोटल एनर्जी है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो क्या मीन पोजीशन पे सारा का सारा एनर्जी, टोटल एनर्जी का, वो कहां पर है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म में है। एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे सारा का सारा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। आई बात समझ? बट टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड है। किसी भी एक्स दूरी पे अगर देखोगे तो थोड़ा काइनेटिक है, थोड़ा पोटेंशियल है, टोटल एनर्जी हमारा फिक्स्ड है। अब इसका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्राफ। देखो एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ। मुझे एक चीज बता, पहले ड्रॉ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। बताओ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स। यहां पे आ जाता है, दिस इज सपोज एक्स का ग्राफ है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं माइनस ए। मुझे यहां से बता, यहां से इसका ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक एक्स स्क्वायर। कौन सा कर्व है? एक्स स्क्वायर। तो क्या हमारा ये पैराबोलिक कर्व होगा एंड ओरिजिन से पास करेगा, ठीक। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ध्यान से देखो तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी पैराबोला होगा बट उल्टा वाला डाउनवर्ड कर्व। तो वो कर्व हमारा इस टाइप का होगा। तो दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी। एंड बता इनका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एंड टोटल एनर्जी का कर्व स्ट्रेट लाइन, यही कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज द कर्व फॉर टोटल एनर्जी। आया समझ? क्लियर है? अब देख क्या है ना, हो सकता है नीट के लिए तो ठीक है, जेई के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज कर दे। क्या चेंज कर दे कि ये कर्व तब होगा जब पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल्स टू 0 इज 0। एक्स इक्वल्स टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है, ठीक है। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, बट हमने बचपन से पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ रेफरेंस क्वांटिटी, वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है, राइट। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल्स टू 0 इज ई नॉट। कितना बेटा? ई नॉट। अब कर्व कैसा होगा? एनर्जी x, अब क्या चला जाएगा? वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। कितना ऊपर? ई नॉट ऊपर चला जाएगा। आई बात समझ? काइनेटिक एनर्जी भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी हमारा रेफरेंस पे डिपेंड, काइनेटिक एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगा। हाँ पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाएगा, एंड क्योंकि टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी भी हमारा अब ऊपर चला जाएगा ना। काइनेटिक में चेंज नहीं हुआ, पोटेंशियल एनर्जी ई नॉट से बढ़ गया तो टोटल एनर्जी भी ई नॉट से बढ़ जाएगा, तो वो भी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। बट काइनेटिक एनर्जी में कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? ड्रॉ करो। A block of mass m moving with velocity v naught, a block of mass m moving with velocity v naught strikes with an identical block and the collision is perfectly inelastic. And the collision is perfectly inelastic. And the collision is perfectly inelastic. Find the time period. Find the time period and amplitude of the system. Find the time period and amplitude of the system after the collision.
फाइंड द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम आफ्टर द कोलिजन। अच्छा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब कोलाइड करने के बाद दोनों स्टिक हो जाएंगे, राइट? फिर उसका टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड निकालना है। चलो बताओ करके, चलो देखिए, सॉल्व करें। अच्छा, चल कोलाइड कर रहा है, कोलाइड करने के बाद दोनों स्टिक हो जाएगा, तो दोनों स्टिक होने पे मास हो जाएगा 2m, के वेलोसिटी होगा v। वेलोसिटी कितना होगा बेटा? v। अब मुझे बताइए v जो कॉमन वेलोसिटी से दोनों मूव करेंगे वो आएगा कहां से? मोमेंटम कंजर्वेशन से। कहां से आएगा भाई? मैंने क्या बोला है कि कोलिजन कैसा भी हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होगा। तो बेटा p इनिशियल विल बी इक्वल टू p फाइनल। इनिशियल मोमेंटम बता mv0, सिर्फ इसी का तो है मोमेंटम, mv0 फाइनल 2m इंटू v, तो m ने m को मार दिया तो v बराबर v0 बाई 2। क्या इस वेलोसिटी से जा रहा है? क्या इस वेलोसिटी से जा रहा है? चलो अगर इस वेलोसिटी से जाएगा, पहला क्वेश्चन हमारा टाइम पीरियड t। अच्छा, हमें वेलोसिटी दे रखा है, क्या हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? अरे सर, टाइम पीरियड के लिए वेलोसिटी का क्या काम? वेलोसिटी कुछ भी हो, बट टाइम पीरियड क्या होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का? 2 पाई रूट एन एम बाई के। बस यहाँ पे मास क्या है? तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर 2m बाई के। अरे भाई, क्या इस टाइम पीरियड में x का v का कोई रोल है? नहीं ना, बस मास और के। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुन, एम्पलीट्यूड। क्या मैं बोल सकता हूं, देख दिस इज द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे जितना काइनेटिक एनर्जी होगा वही काइनेटिक एनर्जी वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट, मतलब क्या मैं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी मैक्स विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्स? ये तो होना ही है। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्स मीन पोजीशन पे है, विच इज हाफ इंटू 2m इंटू v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू k a स्क्वायर। एम्पलीट्यूड निकालना है ना भाई, एम्पलीट्यूड a है जो हमें निकालना है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। तो बेटा देखो, हाफ से हाफ कट जाएगा, 2m v स्क्वायर को लिखेंगे तो v0 स्क्वायर बाई 4 बराबर k a स्क्वायर, तो ये कट के 2 आ गया। व्हाट इज a स्क्वायर? m v0 स्क्वायर बाई 2k एंड व्हाट विल बी आवर एम्पलीट्यूड? v0 रूट करेंगे तो v0 रूट अंडर। कोई डाउट? कोई डाउट? अच्छा, अब बेटा एक क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें 2 दिन बाद ये क्वेश्चन करते करते, अगर तुम कर रहे हो सकता है तुम्हें डाउट आए कि मास्टर ने ऐसे क्यों नहीं बताया। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो कर सकते हैं भाई, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वही पूरा पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ m, वही पूरा पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाफ के ए स्क्वायर। डायरेक्टली सॉल्व करो ना, क्यों इतना तामझाम करना? हाफ से हाफ कट जाएगा। बताइए कितना आ रहा है? ए कितना आ रहा है? ए स्क्वायर इज m v0 स्क्वायर बाई के और a इक्वल्स टू मुंडी क्वेश्चन, सब मुंडी नीचे करके सोचोगे, ये गलत है। जब मैं पूछूंगा तब आंसर देना है, जिसको पता है वो आंसर देगा, हाथ उठाएगा वो। बताओ ये गलत क्यों आ रहा है, इस प्रोसेस से गलत क्यों आ रहा है? किस मैंने क्या बोला है? कोई आंसर नहीं देगा, बस हाथ उठाओ। इस प्रोसेस से गलत क्यों आ रहा है? मैंने क्या बोला है? आंसर नहीं देना है। जब मैं पूछूंगा हाँ हो सकता है गलत हो, तेरा तो गलत है, बता। वेलोसिटी तो वैसे भी स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा तब तो वैसे भी कंप्रेस नहीं, कांस्टेंट नहीं रहेगा। हाँ बोल। एनर्जी लॉस, इट्स नॉट अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये तो इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक में कंजर्व मोमेंटम होता है। क्या एनर्जी कंजर्व होता है? एनर्जी का लॉस होता है। तो इनिशियली जितना एनर्जी था उसका लॉस हुआ है। एंड अगर तुम देखोगे ना इस प्रोसेस से, तो ये एम्पलीट्यूड इससे ज्यादा आ रहा है, एक्चुअल से ज्यादा आ रहा है।
क्योंकि इसमें हमने लॉस को नहीं लिया, हमने ज्यादा एनर्जी लिया है क्योंकि पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, बट एक्चुअल में जैसे ही टकराएगा उसके बाद थोड़ा एनर्जी लॉस हो जाएगा एंड इसीलिए एम्पलीट्यूड भी इससे कम होगा। ये गलत है बेटा, दिस इज रॉन्ग। अगर तुम्हें ऐसा कंफ्यूजन है कि सर आपने तो दोनों प्रोसेस बताया था, गलत है ये, ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि इन इलास्टिक कोलिशन में देयर विल बी लॉस इन एनर्जी, तो हमें इसी प्रोसेस से करना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्लियर है? आया समझ? नोट डाउन करो। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख। इफ द frequency of a SHM is f naught, if the frequency of a SHM is f naught, what will be the frequency of kinetic energy and potential energy? Kinetic energy and potential energy. What will be the frequency of kinetic energy and potential energy? Of kinetic energy and potential energy. Frequency is f naught. Frequency क्या होता है? 1 by टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? एक पूरे ऑसिलेशन का टाइम। ठीक है, तुम्हें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ, ओए बात नहीं करेगा कोई, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस SHM। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? सेम चीज रिपीट कर रहा है। देख टाइम पीरियड क्या होता है? सेम चीज कितना टाइम बाद रिपीट कर रहा है, दैट इज टाइम पीरियड। कितने टाइम बाद सेम चीज रिपीट हो रहा है, दैट इज टाइम पीरियड। एंड एक सेकंड में कितना बार वो रिपीटेशन है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहां पे अगर मैं फाई का वैल्यू 0 ले लूं तो x होता है a साइन ओमेगा टी। सिंपल इक्वेशन लेते हैं, x इक्वल्स टू a साइन एंड v विल बी इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट? तो मुझे बता व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, हाफ k एक्स स्क्वायर या फिर हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमारे पास हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर विच इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है? एंड मुझे एक और चीज बता, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? टाइम के साथ साथ हमें लिखना है इक्वेशन, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम विच इज ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब बेटा ध्यान से सुनना, मैं बनाऊंगा इसके ग्राफ्स। पहले तो ग्राफ होगा हमारा x वर्सेस t का। x वर्सेस t का ग्राफ मुझे बता वो कैसा फंक्शन है? साइन का कर्व है एंड उसका इनिशियल फेज 0 है, तो स्टार्ट होगा यहां से। ये x वर्सेस t का कर्व होगा एंड क्या तुझे दिख रहा है? ये एक टाइम पीरियड होगा, ये दूसरा टाइम पीरियड, दिस इज 2t। कोई डाउट? एंड यही तो होता है 2 पाई बाय ओमेगा। अच्छा, अब मुझे बता इसी कर्व का अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स टी का ग्राफ बनाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी किसका है? अबे ये तो कांस्टेंट है, किसका है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान सुनना। अब अगर इसी का, ये साइन ओमेगा टी का इस टाइप का है, इसका स्क्वायर करोगे तो साइन का इस पार्ट का स्क्वायर, तो वो ऐसे ही होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। घट रहा है एक्स, मतलब साइन ओमेगा टी घट रहा है, उसका स्क्वायर भी घटेगा, तो ऐसे होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर मैं इसको बनाऊं
ऐसे ऐसे, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। बट जैसे ही ये वाला x यहां पर नेगेटिव हुआ, अब बताओ इसका क्या ले लिया जाएगा? तो क्या तुझे पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है इस टाइप का? कर्व होगा, सेम होगा। हाँ, अबे तुम क्या भावनाओं को समझो, सेम। अरे इधर देखो, कोई डाउट? ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व होगा। मुझे बता व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी है cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का स्क्वायर। तो देख cos थीटा का स्क्वायर कुछ इस टाइप का होगा। अरे पहला वाला हाफ होगा, फिर तो ऐसे ही होगा, ठीक है, इस टाइप का कर्व होगा कुछ। मुझे एक चीज बता, क्या तुझे दिख रहा है इसका एक ऑसिलेशन या फिर एक वेव ये है? एंड व्हाट इज वन वेव? क्या होता है वन वेव? एक वेव क्या होता है? मतलब एक एम्पलीट्यूड, सॉरी, वेवलेंथ क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेव, जिसको चिपका के तू पूरा वेव फॉर्म बना सकता है, इसी को चिपका के स्मॉलेस्ट यूनिट। तुम बोलोगे सर यहां से यहां तक भी काट के ऐसे चिपका के बना सकते हैं? स्मॉलेस्ट बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, सॉरी, यहां से यहां तक चिपका के बना सकते हो, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कितना यूनिट है जिसको चिपका के पूरा वेवफॉर्म बना सकता है? ऐसा नहीं कि सर एक बात बताओ, ऐसे हमने इसी को काटा, उल्टा करके चिपकाया, ऐसा अलाउड? किसी ने और बोला सर अगर वो उल्टा करके चिपका रहा है, मैं तो इतना ही पार्ट ले रहा हूं, पहले ऐसे करो फिर ऐसे करो। बेटा ये सब कलाकारी नहीं चलेगा, सिंपली चिपकाना है। तो ये वाला पार्ट हमारा एक वेव हो जाएगा, राइट? तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट यहां से यहां तक है, बट इसका स्मॉलेस्ट यूनिट देख यहां से यहां तक। इस वेव का स्मॉलेस्ट यूनिट तो यहीं तक है, चिपकाओ। तो क्या तुझे दिख रहा है जितने टाइम में एसएचएम एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी, अबे 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा। हाफ टाइम लग रहा है, टाइम आधा लग रहा है, बट ऑसिलेशन तो एक है। ये एक, ये 2, कितना ऑसिलेशन कंप्लीट किया? तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा आधा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी 2f0 एंड इसका भी देख सकते हो। नहीं 2f0। अब तुम बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी का तो ये वाला पार्ट है, अबे यहीं से यहां तक ले, चिपकाओ, तुम्हें दिख रहा है? तो यहां पर भी इसका भी, दिस इज अगेन t/2, टाइम पीरियड आधा हो गया, फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पे पूछा जाता है कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो एसएचएम का डबल होता है, ठीक है। क्यों होता है ये भी सोच कि देख एनर्जी है ना, एनर्जी कभी भी नेगेटिव, तो यहां पर मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गया पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर मेन पोजीशन पे आया पोटेंशियल एनर्जी 0, फिर इधर जब मैक्सिमम जाएगा, इधर दूसरा एक्सट्रीम, पोटेंशियल एनर्जी फिर से मैक्सिमम, फिर से 0। तो जितने टाइम में ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी 2 बार मैक्सिमम होके नीचे आ रहा है, तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी डबल होगा, काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी डबल होगा। क्या ये बात क्लियर है? एकदम नोट डाउन करो। नेक्स्ट टॉपिक, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। यहां पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है, ये कुछ चीजें मैंने पहले पढ़ाया है, तो मैं वो चीज फिर से डिराइव करके नहीं बताऊंगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का आई थिंक सबको आता है। यहां पे बता, अगर मैं ऐसे 3 स्प्रिंग K1, K2, K3 सीरीज में लगाऊं ब्लॉक मास m के साथ, तो K इक्विवेलेंट 1/K इक्विवेलेंट बराबर 1/K1 प्लस 1/K2। क्या तुझे ये आता है? क्लियर है? अगर मैं ऐसे ही 3 स्प्रिंग, और भी होगा तो और भी ऐड करेंगे, ऐसे ही 3 स्प्रिंग अगर मैं पैरेलल में लगाऊं
K1 K2 K3, तो K इक्विवेलेंट क्या होगा? K1 प्लस K2 प्लस K3। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, अगर ऐसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दे रखा है एंड तुझसे टाइम पीरियड पूछ ले तो 2 पाई रूट अंडर m बाई, क्या तू ऐसे सॉल्व कर सकता है? कोई डाउट नहीं है ना? एकदम। तो बेटा इसको नोट डाउन करो जल्दी से एंड ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। नोट डाउन करो इसको जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए। ये लिख ले, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल के बताओ इस कॉम्बिनेशन का। गड़बड़ मत करना कोई। चलो सॉल्व करें, सॉल्व करें। अच्छा एक बात बता इधर देख, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। ये दोनों कैसे हैं? बेटा कोई लिखेगा नहीं, इधर देखो, ये दोनों पैरेलल है, उसके साथ ये सीरीज में, ये दोनों पैरेलल, उसके साथ ये गधे हो क्या? बिल्कुल ही। तीनों कैसे है? पैरेलल है। याद है ये कॉम्बिनेशन? इसमें क्या ये दोनों सीरीज में है? नहीं, दोनों पैरेलल में है। यही तो चीज है जो बच्चे भूल जाते हैं। देख इधर, देख इधर, अगर मैं इसको इधर मूव कराऊं x, ध्यान दे इधर, अगर मैं इसको इधर मूव कराऊं x, तो K1 का फोर्स इधर होगा F1 क्योंकि वो एलोंगेट हो रहा है, K2 का फोर्स इधर होगा F2, ये इधर होगा F3। तीनों में एलोंगेशन कितना है? x है। अगर मैं इसको मूव कराऊं x, तो इस वाले का इधर F1, इस वाले का इधर F2, बीच वाले स्प्रिंग का इधर वाले का ये क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है x। ध्यान दो, कोई लिखेगा नहीं। अगर मैं इधर मूव कराऊं x, ये दोनों इलोंगेट हो रहा है x, ये कंप्रेस हो रहा है x, तो ये भी फोर्स तो बेटा इधर ही देगा। कितना देगा? 3k इंटू एक्स। ये कितना देगा? kx। ये कितना देगा? 2kx। यहां पर भी सेम था। तो बेटा ये तीनों पैरेलल है, गड़बड़ नहीं करना। तीनों कैसे हैं? क्वेश्चन इसीलिए दिया है, मुझे पता था बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। कितनों ने सही किया था ईमानदारी से? बहुत बढ़िया। तो k इक्विवेलेंट इज 2k प्लस k प्लस 3k विच इज 6k। टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट अंडर m बाई 6k। दिस इज द टाइम पीरियड। k इक्विवेलेंट 6k है। क्लियर है? भूलोगे तो नहीं? एकदम नोट डाउन करो। लिख लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख। अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, देखो, अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, कैपिटल K, अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल K is cut into n equal parts, is cut into n equal parts। मैंने कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स करवाया था तुम्हें। is cut into n equal parts and all the parts are connected in parallel, and all the parts are connected in parallel, and all the parts are connected in parallel with a block of mass m, with a block of mass m. All the parts are connected in parallel with a block of mass m. What is the time period of oscillation? What is the time period of oscillation? चलो बेटा सॉल्व करके बताओ। चल देख, हो सकता है बहुतों को नहीं पता स्प्रिंग ऐसे अगर कट करते हैं तो क्या होता है। तो देख,
इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा के, इसको मैं कट कर रहा हूं कितने पार्ट में? ओए क्या बोल रहा हूं, बातें नहीं करना है। n पार्ट्स में अगर मैं कट कर रहा हूं तो इसका है k1, इसका k1, इसका k1, इसका k1, ऐसे चलेगा। तो हर एक का मैंने कितना मान लिया? k1। आइडेंटिकल पार्ट्स है तो k1 होगा। अच्छा, k1 का वैल्यू निकालना है मुझे k के टर्म्स में। तो यहां पर होता क्या है, अगर मैं कट कर रहा हूं, हर एक स्प्रिंग है, अगर मैं वापस उन स्प्रिंग को जोड़ दूं तो क्या बड़ा वाला स्प्रिंग बनेगा? अगर मैं जोड़ रहा हूं सारे स्प्रिंग को साइड बाय साइड, तो क्या वो सारे छोटे छोटे स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन है? तो क्या वो सारे छोटे छोटे स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन, के इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे निकालते हैं 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 डॉट डॉट डॉट। अब मुझे बता, उन छोटे छोटे स्प्रिंग को अगर मैं जोड़ रहा हूं सीरीज में तो बड़ा स्प्रिंग बन रहा है, और बड़े स्प्रिंग का इक्विवेलेंट k है, तो यहां पे k इक्विवेलेंट का वैल्यू k है, बराबर 1/k1 प्लस 1/k1 प्लस 1/k1, ऐसे करते करते n टाइम्स। तो यहां से 1/k बराबर n/k1 और k1 इज nk। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक अगर स्प्रिंग को n पार्ट में कट करोगे ना तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स हो जाता है। तो छोटे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, क्योंकि एक बड़े स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर इलोंगेट करना आसान है, बट उसी का एक छोटा सा पार्ट ले लो, उसको 10 सेंटीमीटर इलोंगेट करना मुश्किल है, के उसका ज्यादा होगा। आई बात समझ? अब इन सारे स्प्रिंग्स को हमने कैसे लगाया? कैसे लगाया? पैरेलल में लगाया, एक ब्लॉक मास m के साथ। इन सब k1 n टाइम्स। अब बता, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन k इक्विवेलेंट क्या होगा? k1 प्लस k1, ऐसे करते करते n टाइम्स। तो k इक्विवेलेंट इज n k1 और k1 का वैल्यू nk, तो k इक्विवेलेंट विल बी n स्क्वायर k। एंड हमारा जो टाइम पीरियड होगा, चलिए यहीं पे लिख रहा हूं, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट अंडर m/k इक्विवेलेंट विच इज n स्क्वायर k, एंड दिस विल बी 2 पाई बाई n रूट अंडर m/k। दिस विल बी द टाइम पीरियड। क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर है एकदम? नोट डाउन करो बेटा। चल एक बेटा नेक्स्ट, जैसे हमारा स्प्रिंग काम करता है, सिमिलर वे में एक और चीज काम करता है, वो है रबर बैंड। जैसे स्प्रिंग को पुल करोगे तो वो भी पुल करता है, तो रबर बैंड भी पुल करता है सेम टू सेम। तो यहां पे देख, लिख a block, like two rubber bands are attached to a block. Two rubber bands are attached to a block as shown. Two rubber bands are attached to a block as shown. Two rubber bands are attached to a block as shown. What is the time period of oscillation? What is the time period of oscillation? बेटा रबर बैंड देख, रबर बैंड का भी के वैसे दे रखा है, तो तुम देख सकते हो सीरीज पैरेलल क्या है। बस क्वेश्चन कराने के पीछे रीजन ये है कि भाई रबर बैंड देख के तुम डर ना जाओ कि भाई सर आपने तो स्प्रिंग कराया, रबर बैंड आ गया है। ठीक है, तो जल्दी से इसको करके बता दे कितना होगा। बोलो, कर लिया गया? सिंपल सा है, यहाँ पे देख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? k प्लस 4k विच इज 5k, एंड टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m/। कोई डाउट? कोई डाउट? जो कि गलत है, जो कि गलत है। अरे देख, स्प्रिंग के जैसा है, मैं पुल करके दिखाया था, बट स्प्रिंग और रबर बैंड में एक मेजर डिफरेंस है कि वो पुल तो करता है स्प्रिंग जैसा, बट अगर स्प्रिंग को पुश करोगे तो वो पुशिंग फोर्स देता है। रबर बैंड पुश नहीं करता, रबर बैंड पुश स्लैग हो जाएगा। क्या तू अब ट्राई करना चाहेगा क्वेश्चन को?
नहीं नहीं सर, अब तो औकात से बाहर है अब क्वेश्चन। चले थे बेटा, देख बेटा, बहुत ही इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है? कौन सा फुल? ब्यूटीफुल। ओके, इधर 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 देख, क्या बोल रहा है? स्प्रिंग को पुश करोगे तो पुशिंग फोर्स देता है, रबर बैंड पुशिंग फोर्स। बेटा इधर ध्यान से, अब यहां पे समझते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान सुन, ये वाला मान ले रबर बैंड 1 है, ये वाला रबर बैंड 2 है, ठीक। जब ब्लॉक यहां से यहां आएगा, कौन सा रबर बैंड काम कर रहा है? 1 की 2? 1 काम कर रहा है, 2 तो स्लैग है, 2 तो। फिर जब ब्लॉक यहां से यहां आएगा तो 1 स्लैग है और 2 काम कर रहा है। ध्यान से देखना, मैं टाइम पीरियड लिख रहा हूं, बताना कितनों को आया। आधा ऑसिलेशन इस वाले का, आधा ऑसिलेशन इस वाले का। अगर यहां पे स्प्रिंग होता तो पूरा के का कितना होता? के का पूरा कितना होता? आवाज कौन कर रहा है? के का पूरा कितना होता? के वाले का पूरा 2 पाई रूट एन एम बाई के। बट यहां पे आधा ऑसिलेशन किसका कर रहा है? कौन कर रहा है? के का। फिर ये वाला आधा ऑसिलेशन कौन से वाले रबर बैंड का? तो आधा के का, आधा के का मतलब पाई रूट अंडर एम बाई के, आधा 4 के का मतलब पाई रूट अंडर एम बाई 4 के, मिलके पूरा बनेगा। तो इस पार्ट के लिए, इस आधे के लिए ये वाला रबर बैंड स्प्रिंग की तरह काम करेगा, इस पार्ट के लिए ये वाला रबर बैंड स्प्रिंग की तरह काम करेगा। एंड टाइम पीरियड इज पाई रूट अंडर एम बाई के प्लस पाई बाई 2 रूट अंडर एम बाई के, कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 2 रूट अंडर एम बाई के। क्लियर है? आया समझ? नोट डाउन करो। क्या सबने लिख लिया? ओके, नेक्स्ट लिख। अ ब्लॉक इज हंग वर्टिकली, अ ब्लॉक इज हंग वर्टिकली एज शोन, अ ब्लॉक इज हंग वर्टिकली एज शोन। What is the time period of oscillation? A block is hung vertically as shown. What is the time period of oscillation? A block is hung vertically as shown. What is the time period of oscillation? तो बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं, ध्यान सुन। इसका टाइम पीरियड निकालना है। अब क्या है ना, ये हमारा मीन पोजीशन वाला सिचुएशन है। अभी हमने इस ब्लॉक को अपने जगह से मूव नहीं कराया, ठीक है? तो दिस इज द मीन पोजीशन। अब यहां पे पुराने वाले क्वेश्चन और इसमें एक डिफरेंस है कि नेचुरल लेंथ एंड मीन पोजीशन अब अलग अलग होगा। अब तक स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन सेम था, बट अब अलग अलग होगा। चलो समझते हैं। व्हाट इज नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग? मतलब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ, अरे बोल ही रहा है ना, नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग इलॉन्गेटेड। बट व्हाट इज मीन पोजीशन? जहां पे नेट फोर्स 0। ध्यान दो सबको, ही मीन पोजीशन मतलब, तो दोनों में डिफरेंस है। अब तक स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था, जो नेचुरल लेंथ था वही मीन पोजीशन था, बट अब मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ अलग अलग होगा, क्योंकि इस जगह पे उसका नेट फोर्स 0 होगा, नीचे लगेगा उस पर mg, ऊपर लगेगा मान ले फोर्स F0। कितना फोर्स लग रहा है? बाय द स्प्रिंग F0 लग रहा है। एंड क्योंकि ये मीन पोजीशन है, मतलब इस पे फोर्सेस, नेट फोर्स 0 है, फोर्सेस बैलेंस्ड है, फोर्सेस, तो F0 विल बी इक्वल टू mg, और F0 को लिख सकता है तो kx0। ये अपने जगह से मान लो इलॉन्गेटेड है x, स्प्रिंग कितना इलॉन्गेटेड है? x0, तो फोर्स कितना देगा? kx0, तो kx0 बराबर mg। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रहा है? तो बेटा एक इक्वेशन हमेशा ये मीन पोजीशन वाले से आएगा, हमेशा आएगा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने ब्लॉक को यहां से x जो मूव कराएंगे ना, जो इक्वेशन बनेगा उसमें x हमेशा मीन पोजीशन से होगा।
जो एक्स डिस्प्लेस होगा ब्लॉक वो हमेशा कहां से होगा, मीन पोजीशन से होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्लॉक ऑसिलेट किस पॉइंट के अबाउट करेगा, मीन पोजीशन के अबाउट। तो फोर्स, नेट फोर्स एक्स कहां से मूव कराएंगे, मीन पोजीशन से, क्योंकि मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 है, वहां से एक्स मूव करा के देखेंगे कितना नेट फोर्स है। इसका निकालना है हमें टाइम पीरियड। अब देख, टाइम पीरियड निकालने का फिक्स फंडा है हमारा, क्या है, मीन पोजीशन से एक्स मूव कराओ, अब निकालो उस पर नेट फोर्स। क्या निकालो, एंड नेट फोर्स से निकालो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में एक्स के साथ जो टर्म है दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं है तब क्या होगा, मतलब समझ लेना तुमने कुछ चमत्कार किया है, बिना चमत्कार के एसएचएम ही नहीं होगा ना, एक्स के प्रोपोर्शनल तो होना ही पड़ेगा। चलो यहां पे सॉल्व करते हैं। मीन पोजीशन से कितना मूव कराया, एक्स। अब बता, ब्लॉक पे एक तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ F1, कितना फोर्स है F1, कौन दे रहा है, स्प्रिंग दे रहा है, कौन दे रहा है, मुझे बता स्प्रिंग इलोंगेटेड कितना है, x0 प्लस x, तो F1 जो फोर्स होगा दैट विल बी k x0 प्लस x, x0 प्लस x। कोई डाउट, देख स्प्रिंग का फोर्स के लिए हमेशा हम लोग इलोंगेशन कहां से लेंगे, नेचुरल लेंथ से, आई बात समझ। तो स्प्रिंग का फोर्स ये हो जाएगा k x0 प्लस x, एक और फोर्स लग रहा है mg नीचे, तो मुझे बता व्हाट विल बी द नेट फोर्स, व्हाट विल बी द नेट फोर्स, हमें भाई वही तो निकालना है नेट फोर्स, दैट इज F1 माइनस, और नेट फोर्स बराबर होगा k x0 प्लस k x माइनस mg, एंड देखो k x0 mg ये कट रहा है, बट हमेशा कटेगा, जरूरी है, अगर नहीं कटेगा तो फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल एसएचएम नहीं होगा, कटेगा ही। एक इक्वेशन मीन पोजीशन से जो आ रहा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कटेगा ही, क्लियर है। अब मुझे बता नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स बाई मास, और एक्सेलरेशन इज k बाई एम इंटू एक्स। अब तुम बोल सकते हो सर हमने तो पढ़ा था एक्सेलरेशन माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होता है, अरे भाई वो भाई डायरेक्शन है ना, एक्सेलरेशन इधर है, एक्स के ऑपोजिट, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो यहां पे k बाई एम इंटू एक्स, यहां से दिस विल बी आवर ओमेगा स्क्वायर, एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, और t इज 2 पाई रूट अंडर m बाई के। यहां से तुम्हें जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलता है। क्या सीख मिलता है एसएचएम का, कि भाई साहब अगर कोई कांस्टेंट फोर्स लगेगा तो टाइम पीरियड में कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ब्लॉक पे एक कांस्टेंट फोर्स लगेगा, यहां पे लिख रहा हूं, इफ अ कांस्टेंट फोर्स acts on the block, time period will not change, टाइम पीरियड में कभी भी चेंज नहीं आएगा। मतलब मान लो तुम्हें इस टाइप का दे दिया थीटा, यहां पे एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट k, बता इस m पे कौन सा फोर्स लग रहा है, कितना mg, इट्स अ कांस्टेंट फोर्स, सोचना ही नहीं है, टाइम पीरियड में कोई चेंज 2 पाई रूट अंडर m बाई के ही होगा। जब भी कोई कांस्टेंट फोर्स लगेगा टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर है भाई, एकदम पक्की बात, झटपट से नोट डाउन करो, एक और क्वेश्चन कराने हैं। मैं चले नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट the time period of oscillation, find out the time period of oscillation of the block, find out the time period of oscillation of the block, find out the time period of oscillation of the block। तो स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा k, इधर देख, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद दो इधर। अब स्प्रिंग कहां पे लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है,
तो पहला एक इक्वेशन हमेशा कहां से आएगा, मीन पोजीशन से आएगा। तो मान ले दिस इज द मीन पोजीशन एंड दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द ब्लॉक एंड दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग जहां पर मीन पोजीशन है। अब यहां पे इस स्प्रिंग में इलोंगेशन मान लो है x नॉट, मीन पोजीशन पे कितना है x नॉट इलोंगेशन है, इसका टेंशन t नॉट, यहां पर टेंशन t नॉट, तो यहां पर टेंशन नीचे कितना लग रहा है, मतलब मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0। तो ध्यान देना मैं लिख रहा हूं t नॉट बराबर होगा mg, इस पे नेट फोर्स 0 है, t नॉट किसको बैलेंस करेगा, ध्यान दो सब कोई, मैं नहीं छोड़ूंगा, सब ध्यान दो, कोई लिखेगा नहीं। मीन पोजीशन है तो नेट फोर्स 0 है, तो mg को कौन बैलेंस करेगा, t नॉट, एंड t नॉट ऊपर ना लग रहा है, ये 2t नॉट कौन दे रहा है, स्प्रिंग, तो 2t नॉट बराबर kx नॉट, x नॉट इज द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग इसी ब्लॉक को अपने जगह से कितना मूव कराना है, इसको ब्लॉक को x मूव कराना है, ब्लॉक को अपने जगह से कितना मूव कराना है, x मूव कराना है। अब ध्यान से सुन, ब्लॉक को अपने जगह से हमने मूव कराया x, यहां से कितना मूव कराया x, तो बेटा अगर ब्लॉक को मैं x मूव करा रहा हूं तो समझ, ये बता दे कि ये पुल्ली कितना मूव करेगा, पुल्ली कितना मूव करेगा, x/2। अब ये इक्वेशन मतलब ये फंडा आता है कंस्ट्रेंट मोशन, ये आता है बेटा कंस्ट्रेंट मोशन। ध्यान से देख, पुल्ली पहले यहां पे था, ऐसे था स्प्रिंग मतलब रोप, पुल्ली जब x/2 नीचे आएगा तो इधर से x/2 इधर से x/2 रोप का घट जाएगा, पुल्ली जब नीचे आएगा x/2 तो इधर से x/2 इधर से x/2 रोप का, तो ब्लॉक कितना नीचे आएगा x, वही स्ट्रिंग तो यहां पे आएगा। तो अगर ब्लॉक नीचे आ रहा है x तो पुल्ली नीचे x/2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे आ गया हमारा कंस्ट्रेंट मोशन। अब मुझे बता इस कंडीशन में, ये फाइनल है, अगर मैं फाइनल कंडीशन की बात करूं तो अब कितना इलोंगेटेड है स्प्रिंग, स्प्रिंग का फोर्स, चलिए यहां पे लिख देता हूं मैं, दिस इज t, दिस इज t, दिस इज 2t, 2t किसके बराबर है, स्प्रिंग के फोर्स के, तो बेटा 2t विल बी इक्वल टू k x नॉट प्लस x/2, x नॉट, क्योंकि स्प्रिंग में पहले कितना था x नॉट, अब और कितना है तो x/2, तो अब टोटल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग x नॉट प्लस x/2 दैट इज 2t, ठीक है। एंड बताओ t, इसका मास है m, नीचे कितना लग रहा है mg ऊपर t, तो t विल बी इक्वल टू, t विल बी इक्वल टू, नहीं होगा, फोर्सेस बैलेंस थोड़े होगा, फोर्स बैलेंस वहां पे है, फोर्स बैलेंस वहां पे है, t विल बी इक्वल्स टू kx नॉट, 2 नीचे लेके आ, बाई 2 प्लस kx/4, इस पे ऊपर t लग रहा है नीचे mg लग रहा है, इस पे लगने वाला नेट फोर्स बताओ तो, व्हाट विल बी द नेट फोर्स, t माइनस mg, और नेट फोर्स विल बी इक्वल टू kx नॉट बाई 2 प्लस kx/4 माइनस mg। अब ध्यान से देख, t नॉट इक्वल्स टू mg है, तो यहां से क्या तू लिख सकता है 2mg बराबर kx नॉट, या फिर mg बराबर kx नॉट बाई 2, क्या मैं इसको काट सकता हूं, kx नॉट बाई 2 और mg कट गया, तो यहां पे नेट फोर्स kx/4 के प्रोपोर्शनल है, मतलब kx/4 के बराबर है, तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स बाई मास, तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा kx/4m, एंड x के साथ जो पूरा टर्म है दिस इज टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट अंडर 4m/k, ध्यान से देख, दिस विल बी द टाइम पीरियड, 2 पाई रूट अंडर 4m/k, 4 बाहर आ जाएगा तो 4 पाई रूट अंडर, ध्यान से देख, दिस विल बी द टाइम पीरियड। आया समझ, क्लियर है,
एकदम। तो बेटा देखो क्वेश्चन आसान, कंस्ट्रेंट मोशन भी आ गया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। अभी तो एक स्प्रिंग लगा है, एक मैं होमवर्क में दूंगा।